याद है? हाँ जी, देखो एक से मैंने रिपीटेड सुना। हाँ, शेयर कर लें क्या स्क्रीन? 1 मिनट रुक जाओ, ज़्यादा आप लोग को बेटर समझ में आएगा थोड़ा सा जब शेयरिंग हो जाएगी। मैं सोच रही थी इसमें लिखने वाला ऑप्शन, लेकिन वो नहीं आ रहा है। अगर वो आता तो सबसे बेटर होता। तो चलो यहीं से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अलग सी चीज़ है, मतलब कोई दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है। तो उच्च और नीच का जैसे है, 1 नंबर में जो होता है मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, और उसी में शनि जी जो होते हैं नीच के होते हैं। 7 नंबर में शनि जी उच्च के होते हैं और सूर्य जी नीच के होते हैं। जो 7 नंबर है दैट इज़ तुला राशि है, ठीक है। और फिर अगर मैं चंद्रमा की बात करूं, तो चंद्रमा जी हमारे 4 नंबर के उनकी राशि होती है, वो 2 नंबर में उच्च के होते हैं और 8 नंबर में वो नीच के होते हैं, ठीक है। और फिर मैं बुध की बात करूं, तो बुध जी हमारे 6 नंबर में उच्च के होते हैं और 12 नंबर में नीच के होते हैं। इसी तरह शुक्र जी जो है वो 12 नंबर में उच्च के होते हैं और 6 नंबर में नीच के होते हैं। और जो हमारे गुरु जी हैं, गुरु जी हमारे उच्च के होते हैं 4 नंबर में और नीच के होते हैं 10 नंबर में। उसी तरीके से मंगल जी जो होते हैं वो 10 नंबर में उच्च के हैं और 4 नंबर में मंगल नीच का होता है। तो पहली राशि आपकी एरीज या मेष राशि थी, दूसरी वृष राशि या तुला थी, सॉरी वृष या टॉरस थी, तीसरी आपकी मिथुन या जेमिनी थी, 4 आपका कैंसर या कर्क था, 5वां आपका सिंह या लियो था, 6ठा आपका वर्गो या कन्या थी, 7वां आपकी तुला राशि या लिब्रन होती है, 8वां जो होता है स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि, और 9 नंबर जो है सजिटेरियस या धनु राशि, 10 नंबर होता है मकर या कैप्रिकॉन, 11 नंबर एक्वेरियस या कुंभ, 12 नंबर पाइसिस दैट इज मीन राशि। तो राशि के हिसाब से सारे जो आपके ग्रह हैं वो उच्च नीच के होते हैं। तो राहु केतु का कोई नहीं होता। राहु केतु के केस में कुछ लोग कहते हैं कि 2 नंबर में राहु उच्च का होता है, कुछ लोग वृक का राहु को ऊंचा मानते हैं, किसी को मिथुन का जेमिनी का मानते हैं। उसी तरह जस्ट सामने उसके आ जाएंगे हमारे केतु जी। तो केतु जी को कुछ लोग 9 नंबर में उच्च का मानते हैं, कुछ लोग 10 नंबर में भी उच्च का मानते हैं, डिपेंड ऑन द, सॉरी 8 नंबर में मानेंगे। उसके जस्ट सामने पड़ेगा ना, तो 2 और 6 8 हो जाएगा। तो 2 नंबर में अगर ये होंगे राहु होगा तो 8 नंबर में जाएगा केतु। अगर 3 नंबर में राहु जी जाएंगे तो हमारे 9 नंबर में सॉरी केतु आ जाएगा। तो एक दूसरे के घर के आगे सामने होते हैं। तो ये चीज़ें बता दी थी। 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है ना। यहाँ पर तो किसी को नहीं है। फिर अगली चीज़ें मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से ग्रह किस किस राशि के स्वामी है। तो पहला ग्रह है आपका मंगल। मंगल पहले राशि का और 8वीं राशि का स्वामी है, मतलब मेष राशि और वृश्चिक राशि, दैट इज एरीज और स्कॉर्पियो का मालिक है। उसी तरह हमारे शुक्र जी जो हैं वो 2 नंबर और 7 नंबर के मालिक हैं, मतलब 2 मतलब टॉरस या वृष राशि, 7 नंबर लिब्रा या तुला राशि के मालिक हैं। हमारे बुध जी 3 और 6 दोनों के मालिक हैं। तो 3 और 6, 3 का कहते हैं मिथुन या जेमिनाई, और 6 को वर्गो या कन्या। उसी तरीके से चंद्रमा जी की एक राशि है दैट इज कर्क राशि। सूर्य जी की 5 नंबर इकलौती राशि है दैट इज सिंह राशि। और बृहस्पति जी भी 2 राशियों के मालिक हैं, वो 9 नंबर और 12 नंबर, और दैट इज धनु और मीन राशि, सजिटेरियस एंड पाइसिस। उसी तरीके से हमारे जो ये हैं क्या बोलते हैं शनि भगवान, शनि जी भी 2 जगह के मालिक हैं, एक मकर के मालिक हैं और एक हमारे कुंभ के मालिक हैं, ठीक है। मकर का मतलब कैप्रिकॉन और कुंभ का मतलब एक्वेरियस। राहु और केतु के कोई ग्रहों के मालिक नहीं बोलते, हालांकि बिहेवियर वाइज बोलते हैं राहु को कि शनि के जैसा बिहेव करता है, या शनिवत राहु तो कुजवत केतु बोलते हैं, मतलब केतु मंगल के जैसा बिहेव करता है। तो इस तरीके से इसके बनते हैं, ठीक है। और राहु केतु का एक और लक्षण ये होता है कि राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं, अगर मान लो अकेले ही बैठ गए तो उस राशि के पूरे पूरे लॉर्ड, मतलब सारा सब कुछ उनके हिसाब से चलता है, और जिस भी राशि में बैठते हैं वहाँ के लग्न लॉर्ड की तरह, मतलब सॉरी वहाँ के लॉर्ड की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो ये चीज़ हो गया। दूसरी बात ये सब मैंने आपको बता दिया था कि नंबर के हिसाब से लग्न होगा, 1 नंबर का लग्न होगा तो 12 नंबर जाएगा लास्ट में, उस तरीके से। तो ये चीज़ें आपको बता दी थी, ठीक है। और ये वाला भी आपको बता दिया था कि 1 नंबर आपका सेल्फ होता है, आपका रंग रूप, आपका स्वभाव जो है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो लग्न से रिप्रेजेंट होती है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। उसी तरीके से फैमिली बिजनेस जो है, आपकी स्पीच जो है, वाणी है, आपका भोजन जो है, आपकी परवरिश जो है 2 नंबर मतलब दूसरे नंबर के घर से होता है। 3 नंबर वाला जो तीसरा भाव जो होता है आपके साहस का घर है, आपके कम्युनिकेशन का घर है,
और साथ में क्या बोलते हैं कि ऑनलाइन जो भी काम आप करते हो वो सारा भी थर्ड हाउस से आता है, और आपके छोटे भाई बहन जो जो होते हैं वो भी आपके थर्ड हाउस से रिप्रेजेंट होते हैं। फोर्थ हाउस को बोलते हैं सुख का स्थान, तो माता का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख जो होता है वो चौथे नंबर से आता है। उसी तरह पांचवा नंबर जो है शिक्षा संतान प्यार का घर है, मनोरंजन का एंटरटेनमेंट का घर भी पांचवा नंबर है। जो प्यार करते हैं ना, प्यार मोहब्बत में इंटरटेनमेंट होता है ना। फिर जो छठा घर है वो आपका रोग रण रिपू का घर है, आपका जॉब का घर है, आपकी डेली रूटीन का घर है। ये सारी चीज़ें यहाँ से देखते हैं। फिर सातवां नंबर है हर सारे अपोजिट पार्टनर का घर है, बिजनेस का घर है। तो यहाँ से भी आपके अपोजिट जो लोग हैं उन सबको देखते हैं, आपके स्पाउस को देखते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक दूसरे के अपोजिट में सारी चीज़ों को देखते हैं। फिर आठवां घर जो होता है हिडन सीक्रेट्स का घर होता है, ससुराल का घर होता है, और साथ में अनअर्नड इनकम, मतलब जो पैसा आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाए, तो पुश्तैनी जो चीज़ें मिलती हैं लोगों को, अपने बाप दादा की ज़मीन जायदाद मिलती है, ससुराल से प्रॉपर्टी या कोई और भी प्रॉपर्टी मिलती है, वो सारी यहाँ से होता है। सारा ऑकल्ट आपका 8 नंबर से आता है, दैट इज़ तंत्र मंत्र जितने होते हैं। आयुर्वेद यहाँ से आता है, यहाँ से एस्ट्रोलॉजी आती है, यहाँ से आपका योग भी आता है। ठीक है। जो 6 नंबर था मतलब छठा घर था, वहाँ से 6 नंबर का मतलब छठा घर, सॉरी घर के हिसाब से बता रहे हैं, तो छठे घर से आपकी डेली रूटीन मेंटेन होती है, और 8वें घर से आपका योग का होता है। 9वां घर जो होता है धर्म का स्थान होता है, रिलीजन का होता है, भाग्य का होता है, और फादर का होता है, आपके पिता कैसे होंगे, आपका भाग्य कैसा है, वहाँ से 9वें घर की पोजीशन से, और 9वें घर का मालिक कहाँ बैठा है वहाँ से ये सारी चीज़ें पता चलता है। और दूसरी बात है ये बड़ी यात्राओं का घर है। जैसे तीसरा घर छोटी यात्राओं का घर है, तो 9वां घर बड़ी यात्राओं का घर है, और ये हायर एजुकेशन का घर है, क्योंकि 5वें घर से 5वां पड़ता है, तो पंचम से पंचम ऐसे गिनेंगे ना, तो 1 2 3 4 5, मेरा हाथ भी दिख रहा होगा ना आपको स्क्रीन के साथ में। तो ये जो चीज़ है वो आपका रिप्रेजेंट होता है। और उसके अलावा 10वां जो घर है वो गवर्नमेंट का होता है, मतलब आपका जो गवर्नमेंट से जितने वर्क होते हैं वो वहाँ से रिप्रेजेंट होते हैं। फादर एज ए प्रोवाइडर वो भी वहाँ से काउंट होता है, आपका स्टेटस वहाँ से काउंट होता है, क्योंकि जब भी हम जॉब करते हैं तो उससे हमारा स्टेटस बढ़ता है, तो उस स्टेटस को भी यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है। और फिर जो 11वां घर है लाभ भाव का घर है, डिजायर या इच्छा पूर्ति का घर है 11वां, वहाँ से आपके बड़े भाई बहन भी देखे जाते हैं, है ना। और आपके दोस्तों का जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी यहाँ से देखते हैं, आपके सोशल सर्कल जो होती है वो भी आप यहाँ से देखते हैं। उसी तरीके से जो 12वां घर होता है वो बेड प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है, स्लीप को रिप्रेजेंट करता है, हॉस्पिटलाइजेशन लंबी बीमारी में जो आप हॉस्पिटल में रहते हो वो रिप्रेजेंट करता है, जेल को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन ट्रैवलिंग को भी जो है विदेश में जाकर बसने को ये भी रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से केंद्र के घर जो थे पहला चौथा 7वां और 10वें घर को केंद्र का घर बोलते हैं, त्रिकोण का घर पहला 5वां और 9वां बोलते हैं। तो जो त्रिकोण का घर हुआ वो लक्ष्मी स्थान हो गया, और जो केंद्र के घर हुए वो विष्णु का हो गया। तो जब विष्णु जी का लक्ष्मी जी के साथ योग बनता है तो बहुत अच्छा योग में काउंट होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बता दिया था मैंने, सारा रिवाइज करा दिया। अब उसके अलावा अब आज आप लोग को एक चीज़ और बताऊंगी, हालांकि मुझे उसका बना लेना चाहिए था, मैं आपको करके बता दूंगी बाद में। तो स्क्रीन शेयरिंग को बंद कर देते हैं ना, स्टॉप। चलिए, तो अभी आज एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, किस ग्रह का कौन सा कारकत्व है। तो अगर सूर्य की बात करते हैं तो हम देखो हमारे पास 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। तो कारकत्व की अगर बात करें तो जो हमारे सूर्य जो होता है, सूर्य हमारा आत्मा का कारक होता है। जो जैसे एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना, चंद्रमा मनसो जातो चचुरियो तम सूर्यो अजायत है, क्योंकि हमारी आत्मा जैसी होती है ना, हम चीज़ों को उसी नज़रिए से दिखते हैं। अगर आत्मा अच्छी होगी तो हर चीज़ में बढ़िया से देखेंगे। और आंखें भी है, वेद पुरुष की आंखें हमारी ज्योतिष को बोलते हैं। तो चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है। तो चंद्रमा सिर्फ मन का कारक नहीं होता है, चंद्रमा आपका मन का कारक होता है, चंद्रमा आपकी माँ का कारक होता है, चंद्रमा पैसे का कारक होता है, लिक्विड कैश जो होता है वो चंद्रमा उसका कारक होता है, दूध का कारक होता है, पानी का कारक होता है। और जितनी मदर एंड मदरली फिगर जितनी भी हैं वो सारी चंद्रमा की कारक होती हैं। तो इसीलिए अगर अपनी माँ का सम्मान करते हो और अपनी माँ के साथ और सारी माँ जो होती है सबका सम्मान करिए। इसी बात से और है अच्छा कि अगर आप अपने चंद्रमा को अच्छा करना चाहते हो, अपने मन को चाहते हो बहुत स्थिर और शांत चित्त रहे, तो लोगों के पैरों को हाथ लगाना शुरू करो, मतलब माथे से लगाना शुरू करिए। तो उससे क्या होगा, हर किसी का आशीर्वाद मिलेगा। तो जितनी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होता जाएगा। तो इस बात को ख्याल रखिए। तो पानी का बर्बादी नहीं करना होता। जो लोग भी चाहते हैं अपना चंद्रमा अच्छा रखे तो पानी को बहुत सही मीनिंगफुल तरीके से यूज़ करिए। कहीं पर भी अगर टैप वगैरह लीक हो रही है तो समझ लो चंद्रमा आपका खराब होता है।
अगर आप फाड़ते हो तो भी चंद्रमा खराब होता है, इसलिए दूध नहीं फाड़ना होता है। जो दूध फाड़ फाड़ कर हम लोग पनीर बना बना कर खाते रहते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से सोचो तो जो क्षीर के विकार होते हैं वो सारे बहुत बड़े गुरु होते हैं, और गुरु होते हैं तो अग्नि को मंद करने का कार्य करते हैं। तो आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी इसीलिए एक दूसरे के साथ बहुत कलेक्टेड है। तो पानी को मतलब मीनिंगफुल यूज़ करेंगे, दूध को भी मीनिंगफुल यूज़ करेंगे, और दूध अपने घर में कभी भी अमाउंट कम नहीं कराएंगे। दूध का अमाउंट हमेशा अपने घर में बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। या पुराने ज़माने के हिसाब से सोचेंगे जिन घरों में गरीबी होती थी तो दूध कम आता था, तो कुछ लोग को मिलता था, कुछ लोग को नहीं मिलता था, तो उनका मुंह बनता था। तो अगर सभी को दूध मिलेगा तो अच्छा रहेगा। अब आज की डेट में तो हम लोग दूध इसलिए नहीं पीना चाहते, कोई दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं रह गई, अदरवाइज दूध का अमाउंट कम नहीं करते हैं। तो आप पानी का ख्याल रखेंगे, आप दूध का ख्याल रखेंगे, आपका लिक्विड कैश ठीक रहेगा। एंड मदरली फिगर जितनी भी होती हैं, तो मामी, चाची, ताई जितनी भी आती हैं आपकी, अपनी मदर के अलावा सबका रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं होता कि हमें सिर्फ अपनी मदर का रिस्पेक्ट करना है। अगर सिर्फ अपनी मदर का रिस्पेक्ट करोगे तो भी मूड खराब होगा। तो इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखना है। इन द केस ऑफ फीमेल, आपकी सास भी मदर को रिप्रेजेंट करती है, मतलब सॉरी, मून को रिप्रेजेंट करती है। माँ तो बोलते ही हैं, तो जहाँ पर भी माँ है, सासू माँ है, दोनों ही मून का कारक है। तो कई बार मदर इन लॉ को सिर्फ बटरिंग इसलिए करना है कि भैया मेरी चंद्रमा है, तो इसलिए दिल और दिमाग दोनों से, मतलब दिमाग से तो ये सोचो भाई मेरी चंद्रमा है, मन से तो अच्छे से करोगे तो आपका मन अच्छा रहेगा ही। तो मन और दिमाग दोनों से ये सोच लेना है कि भाई ये मेरी मदर है या मेरी मन की शांति है, तो मेरे मन की शांति मुझे प्यारी है, इसलिए मुझे इनके लिए जितना भी जो अच्छा हो सकता है जिस भी फ्रंट पर, मुझे वो करने की कोशिश करनी है। हम कितना कर पाते कितना नहीं कर पाते अलग बात है, बट एक बार पहले ख्याल तो हो, अवेयर तो हो चीज़ों को लेकर के, पहले अवेयरनेस आती है और फिर बाद में उसके हिसाब से रिजल्ट भी आना शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये हालचाल हो गया मून का। फिर सूर्य की बात चली थी, सॉरी सूर्य से आ गई थी। तो सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है, सूर्य हमारे पिता का कारक होता है। तो हम अपनी कुंडली में सूर्य की पोजीशन देख करके अपने फादर की भी कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। हमारा पिता कैसा होगा वो तक पता चलेगा। तो सूर्य पिता का कारक होता है, सूर्य आपका आत्मा का कारक होता है, सूर्य जो है आपकी आइज़ का भी कारक होता है, सूर्य आपकी इम्यूनिटी का कारक होता है, सूर्य आपकी बोन की जो हेल्थ है उसका कारक होता है। सूर्य जो है, सन जो है, आपके जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड काम होता है, या गवर्नमेंट टोटल ही सूर्य से डिनोट होती है। एलोपैथिक साइंस जो है वो भी सूर्य से डिनोट होती है। तो इसीलिए हम किसी की कुंडली देख कर बता सकते हैं कि आयुर्वेद से ठीक होगा कि मतलब एलोपैथ से ठीक होगा, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सूर्य को आप यहाँ से ये सब सारी चीज़ें देखते हैं। और साथ में सूर्य के साथ में मतलब आपने अब सूर्य का करना है, तो सूर्य को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि फादर एंड फादर फिगर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अपने पिता का जितना सम्मान करते हो उतना चाचा मामा ताया, अपने ससुर का उतना ही सम्मान करना है। सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्य भगवान को अर्घ देना है, और झूठ नहीं बोलना है और घूस नहीं लेना है। तो जो लोग भी घूस वगैरह लेते हैं उनका सूर्य खराब हो जाता है, या जो लोग खाने में अलग से ऊपर से नमक लेकर खाते हैं उनका भी सूर्य खराब होता है, कुंडली में कमज़ोर होता है। तो आप वहाँ से उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर सकते हो। कोई इंसान अगर ऊपर से नमक लेकर खा रहा है तो समझ जाओ कि इसका सन अच्छा नहीं है। वो दो शो भले कुछ हो रहा है, दिखा रहा है कॉन्फिडेंस, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये सूर्य का कारक हो गया। तो चंद्रमा आया, सूर्य है। बुध जो होता है, बुध आपकी वाणी का कारक होता है। बुध जो होता है, लड़कियां होती हैं, यंग एज की जो कन्या होती हैं वो सारी रिप्रेजेंट करता है। और बुध जो कि कालपुरुष की कुंडली में तीसरे और छठे घर का लॉर्ड है, तो आपके जो मामा उमा होते हैं वो भी वहाँ से काउंट होते हैं। बुआ हुआ मेनली वहाँ से काउंट होती है। बुध मतलब होता है बहन बुआ बेटी, तो जो बहन बुआ बेटी होती हैं वो भी कारक होती हैं। इसलिए बुध का चाहते हो अपना अच्छा रखने तो अपनी बहन बुआ बेटी के साथ बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करना होता है। कुंवारी कन्याओं को बहुत अच्छी नज़र से देखना होता है। उसके बाद जो तकलीफ आ रही है तो दांत में जो है टीथ के विकार जो होते हैं, दांत के विकार, वो भी बुध की खराबी से आता है। तो वहाँ पर आपको फिटकरी से अपने दांत साफ करने चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं। हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हरी चीज़ें खानी चाहिए, और हरी चीज़ें दान भी देनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। पर कुंडली में बुध की कंडीशन के हिसाब से कभी दान देना होता है, कभी नहीं दान देना होता। पर इतना अच्छा तरीके से समझ लो कि जो भी जितने अच्छे काम करते हो, बहन बुआ बेटी का सम्मान करते हो, वाणी ठीक रखते हो, उनसे अच्छे तरीके से पेश आते हो, तो आपका बुध बढ़िया होता है। और बुध का मतलब होता है एजुकेशन, जो हमारी पढ़ाई लिखाई डिग्री वाला हिसाब किताब आता है ना, वो सारा बुध का कारक होता है। मैथ जो होती है आपकी बुध का कारक होती है। ज्ञान नहीं होता है बुध, बुध वाणी का होता है। और ये पढ़ाई लिखाई वाला मतलब इन्फॉर्मेशन वाला जो हम लोगों ने डिग्री उग्री ली होती है वो आता है। ज्ञान का मतलब तो होता है कि एक इंसान जो नहीं पढ़ा लिखा तो भी उसको एक समझ होती है, उसको ज्ञान बोलते हैं, जिसके कारक हमारे
एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर जी यानी कि देवगुरु बृहस्पति है, तो देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वो गुरु का कारक भी होता है, बड़ों का एक कारक होता है। और देवगुरु बृहस्पति इटसेल्फ हमारे जीवा कारक होते हैं, तो जिसकी सांस जितनी अच्छी होती है उसका गुरु उतना अच्छा होता है। और गुरु को और अच्छा करना चाहते हो तो पीपल का पेड़ वगैरह लगाना चाहिए, पीपल को नर्चर करना चाहिए, मतलब पीपल ट्री को आप नर्चर करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और गुरु के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। मान लो गुरु ने गलती से अगर डांट उठ भी दिया तो उसकी बुराई या उसकी चुगली नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको करते हो तो गुरु खराब हो जाता है और गुरु का मतलब ओवरऑल ब्लेसिंग्स होता है। और इन द केस ऑफ फीमेल कुंडली गुरु जो होता है पति का भी कारक रहेगा, पुत्र का भी कारक रहेगा, मतलब गुरु अच्छा होने की वजह से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हालांकि पति का कारक जो होता है इन द केस ऑफ फीमेल चार्ट मार्स होता है, बट अच्छा रहेगा क्योंकि ओवरऑल ब्लेसिंग से ऐश्वर्य का कारक है, तो तभी ये सारी चीज़ें मिलती हैं। या हम किसी फीमेल की शादी में देखते हैं गुरु की कंडीशन चल रही होती है, पुत्र का ही देखना होता है, तो बृहस्पतिवार का जो व्रत रहते हैं अच्छे पति के लिए भी रखा जाता है, अच्छे पुत्र के लिए भी रखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वहाँ से बृहस्पति आता है। पीले रंग के वस्त्र पहनना या पता चला हल्दी इस्तेमाल करना या केसर का तिलक लगाना, इन सारी चीज़ों से आपका बृहस्पति अच्छा होता है। उसी तरह शुक्र की बात करूँ तो शुक्र इटसेल्फ लेडीज़ को शो करता है, तो इसलिए अपनी वाइफ का बहुत रिस्पेक्ट करना होता है। शुक्र का मतलब ओवरऑल ऐश्वर्य होता है। शुक्र का मतलब जितना भोग है, हमारे पास घर होता है उसका हम भोग करते हैं, हमारे पास गाड़ी भवन वाहन जितने ये सब सारे सुख होते हैं उनका भी कारक होता है। हमारी कुंडली में अच्छा शुक्र होता है तो ये सब सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी सी मिलती हैं, तो शुक्र का ये होता है। और शुक्र को अच्छा करना चाहते हो तो एक तो लेडीज़ का सम्मान करना चाहिए, अपनी वाइफ का सम्मान करना चाहिए, हर औरत का सम्मान करना चाहिए, किसी गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। आपकी जो मैरिड साली होती है वो भी शुक्र के अंतर्गत आती है, और साथ में गौ माता की सेवा करना होती है। तो शुक्र की खराबी रहेगी तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, शुक्र की खराबी रहेगी तो बच्चा अच्छा नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर गाय का करना, या शुक्र की खराबी की वजह से शादी नहीं हो पाती है, या शुक्र नीच का होगा तो पत्नी के होने के बावजूद भी सुख नहीं मिल पाएगा, या पति के होने के बावजूद भी उसका सुख नहीं मिल पाएगा। तो अपनी मतलब फीमेल का, अपनी वाइफ का सम्मान आपको बहुत ज़्यादा दिल से करना चाहिए अगर आप चाहते हो अपना शुक्र अच्छा रहे, क्योंकि शुक्र अच्छा रहेगा तभी सब सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐश्वर्य मिलेगा। और मृत संजीवनी जो विद्या है इटसेल्फ शुक्राचार्य को आती थी, तो वो समझ लो वहाँ से शुक्र जी के पास में है। और इसलिए जब कभी किसी के ऊपर हेल्थ इश्यूज़ कुछ भी आते हैं तो वहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराती हैं, क्योंकि वो शिव जी से सब आई हुई हैं, अल्टीमेट पीछे से भगवान शिव से सारी चीज़ें आई हैं। तो हमने शुक्र की बात कर ली। हमारे शनि जी की बात करूँ तो शनि जी का मतलब होता है सर्विस, तो शनि का काम होता है सर्विस करना, तो सर्विस प्रोवाइडर का काम हमारे शनि जी हैं। जैसे हमारा ना जो प्लेनेटरी सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मानते हैं, उसमें सूर्य राजा है, सूर्य और चंद्रमा को राजा बोलते हैं, और ये सब और जो होते हैं मंत्री वंत्री होते हैं। और मंगल जी हमारे सेनापति होते हैं, मंगल जी की बात करूँगी देखो भूल गए। और शुक्र जी शनि जी दास होते हैं। तो सर्विस वाला जितना काम है वो सारा शनि की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो भी आपके सर्वेंट्स होते हैं उनको अच्छे से बात करिए, उनके साथ में कोई भी मिसबिहेव वगैरह नहीं करना होता है। इन सब सारी चीज़ों का हमेशा ख्याल रखिए अगर आप चाहते हो हमारा शनि अच्छा रहे। और बोलते हैं कि जो भी सर्वेंट होते हैं या जो भी आदमी है, लेबर है, वो भी शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो उस केस में करते क्या है कि बोलते हैं पसीना सूखने से पहले लेबर के आपको उसकी फीस दे देनी है, आपको उसका मेहनताना दे देना है। तो अगर आप चाहते हो शनि अच्छा रखना तो बेवजह के किसी सर्वेंट्स के साथ पे छू मैं नहीं करना चाहिए। या जिन लोग के घर में सर्वेंट्स नहीं टिकते तो समझ लो उनका शनि खराब होता है, तो बेवजह की नुक्ताचीनी करना नहीं चाहिए। जैसे गांव की कहावत है ना कि घर में बहू और नौकर टिकाना हो तो एक आंख एक कान बंद किया जाता है। इसका मतलब होता है उनको हर बात में पीछे नहीं पड़ा जाता है। आपने एक आध दो बार बोल दिया तो ठीक है, सामने वाले को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा मत करो। क्योंकि अगर आज आपने परेशान किया तो शनि भगवान, एक चीज़ और है, हमारे कार्मिक अकाउंट का फल देने वाले दंड होता है, जो पीड़ा होती है वो देना काम शनि का होता है। जैसे मैंने कई बार बताया होगा कि जुपिटर के टाइम में आपने खूब उल्टे पुल्टे काम किया तो जुपिटर हमारा सात्विक ग्रह कुछ काम धाम नहीं करता, मतलब कोई सजा नहीं देता है, बट उसके जस्ट बाद शनि की दशा आती है तो शनि भगवान फिर बढ़िया से परेशान करते हैं, फिर इंसान रोते हैं। या जैसे शनि की 7.5 आती है तो लोग परेशान होते हैं, शनि की दशा महादशा चलती है तब परेशान होते हैं, क्योंकि वो आएगा तो पूरा न्यायाधीश है, जज की तरह पूरा जजमेंट करेगा और जजमेंट करके पूरा हिसाब किताब सौंप देगा। तो इसलिए आप न्यायप्रिय रहिए, आप अच्छे से रहिए तो कोई प्लैनेट भी परेशान नहीं करते। और हर एस्ट्रोलॉजी का सिंपल सा कंसेप्ट है, हम किस चीज़ के लिए बने, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, और हमारे कुंडली की क्या ताकत है क्या कमी है, हमें कैसे काम करना चाहिए, मेनली इसलिए बनी थी। और शुरुआत तो बनी इसलिए थी कि भाई यज्ञ करना है सही तरीके से, क्योंकि जब सही समय पर यज्ञ और सही तरीके से किया जाएगा तो बारिश होगी, तो सारी दुनिया, जब बारिश होगी तो भाई उगेगा अनाज उनाज, सारी चीज़ें लोग खाएंगे पिएंगे, तो इस वजह से बना था। तो
तो एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक पर्पस था वो बहुत बड़ी चीज़ था। बाद में लोगों ने सिर्फ इसको अपने तक सीमित कर लिया, ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी है, ठीक है। और फिर हमारे मंगल जी थे, तो मंगल जी हमारा साहस है, हमारा पराक्रम है। हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं वो भी मंगल होता है। और किसी की जबान खराब होती है समझ लो, तो उसका मंगल खराब होता है। जो अच्छी जबान वाला होगा उसका मंगल अच्छा होता है, और साथ में पराक्रम होगा, आलसी नहीं होगा। अगर मंगल नीच का होता है तब लोग आलसी होते हैं, तब लोग गाली गलौज करते हैं और बेवजह के लड़ाई झगड़े दंगल करते रहते हैं, वरना बेवजह के लड़ाई झगड़े नहीं करेगा। मंगल अच्छा रहेगा तो प्रोटेक्टिव होगा, जैसे आपकी आर्मी होती है, आपकी सेना होती है, आपकी पुलिस होती है, फायर ब्रिगेड होता है, इस तरह की सारी चीज़ें। और जो गर्म उष्ण सारी चीज़ें हैं वो आपके मंगल से होती है। भाई जान रहेगी तभी तो पराक्रम रहेगा। जब शरीर में जान ही नहीं है तो कहते हैं ना रक्त में गर्मी, खून की गर्मी, तो खून की गर्मी भी आपके मंगल से आती है। इन सब की बात कर लिया। राहु केतु की बात करते हैं तो राहु केतु में ये होता है, राहु का मतलब सोच होता है और केतु का मतलब नियत होता है, सिंपल वर्ड में। और राहु जो होता है ये जो आपके सफाई कर्मचारी होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए बोलते हैं किसी भी सफाई कर्मचारी से पंगे नहीं करना, जो जितना मांगता है उसको दे देना। और केतु मतलब नियत होता है, और केतु मतलब कुत्ता भी होता है। केतु का आपके कान को भी डिनोट करता है, तो कुत्ते उत्ते को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग मारते पीटते हैं या इधर उधर की चीज़ें करते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। और राहु बढ़िया करने का एक उपाय होता है कि गंगा जी में नहाना चाहिए। खास करके जिनका 4th हाउस का राहु होता है उनको हमेशा कोशिश करना चाहिए, जब मौका मिले तब गंगा जी में नहाना चाहिए, उससे बहुत शांत रहता है। क्योंकि राहु बहुत एक शैतान बच्चा है, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद में बोलते हैं ना, कोई बात एक शैतान बच्चा है, पाठक सर बोलते हैं, और उसकी वजह से परेशानी होती रहती है। ऐसे राहु जी हमारे बड़े शैतान हैं, वो सही तरीके से नहीं रहता, माया है, भ्रम है, पूरा इल्यूजन है, जो दिखता है वो नहीं है। जैसे अभी मैं आप लोग को पढ़ा रही थी, मैं आप लोग के सामने थोड़ी हूँ, बट मेरा वीडियो आपको दिख रहा है, तो ये जो ऑनलाइन मीडिया जितना है वो सारा राहु के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। जो फिल्म स्क्रीन वगैरह है सारी चीज़ें वो राहु के थ्रू रिप्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा आपका। और साथ में फॉरेन का जो होता है वो राहु के थ्रू रिप्रेजेंट होता है सारी चीज़ें। उसी तरह जो केतु होता है, तो राहु तो ऐसा था, केतु मतलब रूट होता है, केतु मतलब जड़ होता है। तो हमारा आयुर्वेद केतु के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, हमारी एस्ट्रोलॉजी भी केतु के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। और हमारा जो है नियत जो है, अगर हमारी नियत अच्छी रहेगी तो हर चीज़ अच्छा मिलेगा, वो केतु के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। और केतु के थ्रू पुत्र की प्राप्ति अगर घर में होती है तो वो भी केतु के थ्रू होता है। जैसे किसी का 5th हाउस में केतु है तो उसको फर्स्ट चाइल्ड हमेशा आपका मेल चाइल्ड होता है, तो ये चीज़ें होता है। या केतु की दशा महादेशों में केतु, क्योंकि जन्म मृत्यु दोनों का कारक होता है, तो किसी की फैमिली में डेथ हो सकती है और किसी का फैमिली में आगमन हो सकता है, तो ये भी केतु की वजह से होता है। तो ये ओवरऑल लगभग एक छोटे छोटे से मैंने हर ग्रह के क्या क्या कारकत्व हैं, जैसे सूर्य आत्मा का कारक हो गया, चंद्रमा मन का कारक हो गया, मंगल आपके पराक्रम का कारक हो गया, बुध बाड़ी का कारक हो गया, गुरु जो होता है गुरु का कारक है, मतलब शिक्षक का कारक हो गया, आपके गुरुदेव का हो गया। उसमें हर तरह के गुरु आएंगे, चाहे कोई पढ़ाई लिखाई वाले गुरु आएंगे, चाहे धार्मिक गुरु आएंगे। शुक्र जी ओवरऑल ऐश्वर्य के कारक हो गए, जितनी सारी लग्जरी आपको लाइफ में मिलती है, परफ्यूम के कारक भी हो गए शुक्र जी हमारे। और शनि भगवान जी हमारे सारे दंड विधान के हैं, मतलब सेवा के सर्विस के कारक हो गए। राहु केतु जो है सोच और नियत को हो गया, इसीलिए जिसकी जितनी अच्छी सोच होती है उसका उतना राहु अच्छा होता है, या किसी की नियत जितनी अच्छी होती है उसका केतु उतना अच्छा होता है। तो इंसान को अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना हर किसी को राहु केतु ने परेशान करके रखा है, तो लोग सोचते हैं राहु केतु पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंसान की सोच खराबी रहेगी तो चीज़ें खराब हो जाएगी, अगर इंसान की नीयत अच्छी रहेगी ये तो हर चीज़ अच्छी होगी लॉन्ग टर्म में। जैसे कुछ लोग की क्या होती है ना कि अंदर से वो है, ऊपर से मतलब कहते नहीं कि अंदर विष का घड़ा है, ऊपर अमृत लपेट करके जब परोस दोगे तो अमृत जो है या विष जो है, मतलब अंदर जो है वो आज निकल तो दिखेगा ही ना। तो इसलिए अपनी सोच को अच्छी रखिए, अपनी नीयत को अच्छा रखिए, और अपनी सोच और नीयत को अच्छा रख करके कोई भी काम करेंगे तो फलित होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मा की शांति मिलती, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है। और जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता हो तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे कम विकार आते हैं, और जब सबसे कम विकार आएंगे तो हम कम बीमार पड़ेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हम खुश रहेंगे, हम मस्त रहेंगे। तो ये चीज़ है, ठीक है मैम।